व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट्स को। बिजनेस एनवायरनमेंट्स का एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पे जल्दी से जाकर के फर्स्ट पार्ट देख लो, उसके बाद सेकंड पार्ट। और आज ही ये चैप्टर्स मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आज से ही आप इसका रिवाइज करना भी शुरू कर दोगे। देखो, सबसे पहले जो टॉपिक इसमें बचे हुए हैं वो सबसे पहला है हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 क्या है कि 1991 के पहले हमारे इकोनॉमी में, हमारे कंट्री में बिजनेस करने में काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था। इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है कि बिजनेस फ्री फ्लो में नहीं हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में तीन चीजें लाई गई, एलपीजी। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ये जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया 1991 के बाद, तो हमारे इकोनॉमी में, हमारे कंट्री में बिजनेस करना काफी आसान हो गया। हम लोग फ्री फ्लो में बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या लाया गया कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो बिजनेस पे लगाए गए थे 1991 के पहले, उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया या रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया गया, जिससे हमारा बिजनेस फ्री फ्लो में होने लगा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन क्या था कि बिजनेस पे जितने भी अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, उन सारे अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया बिजनेस को फ्री फ्लो में करने के लिए। देखो, सबसे पहले एंड ऑफ लाइसेंस, कोटाज एंड अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द बिजनेस, कि जितने भी लाइसेंस के रेस्ट्रिक्शंस थे, कोटाज के रेस्ट्रिक्शंस थे और अदर कोई अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस थे, उन सबको हटा दिया गया। फ्रीडम इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो भी गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था उसमें भी काफी ज्यादा फ्रीडम दे दिया गया। फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस, किसी भी गुड्स का प्राइस फिक्स करने में भी फ्रीडम दे दिया गया। पहले गुड्स के प्राइसेस जो थे वो गवर्नमेंट फिक्स करते थे, यानी प्रोडक्शन आप करते थे और प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स करती थी। बट 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद गुड्स के प्राइस फिक्स करने का भी फुली फ्रीडम दे दिया गया। और फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट में भी काफी ज्यादा फ्रीडम दे दिया गया। तो 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद ये सारे बेनिफिट्स देखने को मिले अंडर द लिबरलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्राइवेटाइजेशन। देखो, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना एंड पब्लिक सेक्टर के रोल को घटाना। अब यहाँ पे क्या था कि गवर्नमेंट्स के पास 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पहले टोटल 17 सेक्टर, 17 चीजें ऐसी थी जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में थी। 17 सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में थी। उसके बाद इसको घटा करके 8 सेक्टर कर दिया गया, यानी केवल 8 सेक्टर ही गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में रह गई। और आज के डेट में घटा के 2 से 3 सेक्टर कर दिया गया है, यानी बस 2 से 3 सेक्टर ऐसी हैं जो आज भी गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है। उसमें एक आपका रेलवे हो जाएगा, एक एटॉमिक एनर्जी का जो सेक्टर है, और एक जो आपका आर्म्स एंड इक्विपमेंट सप्लाई होता है आर्मी के लिए। तो ये 2 से 3 सेक्टर ही आज के डेट में बचे हुए हैं जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है। उसमें से भी आपने सुना होगा कि रेलवे का धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो बस अब 2 सेक्टर्स हमारे पास बच जाएंगे गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में। तो प्राइवेटाइजेशन क्या है? गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर के रोल को घटाना, दैट इज कॉल्ड द प्राइवेटाइजेशन। अब ये कैसे होगा? प्राइवेट सेक्टर के रोल को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, पब्लिक सेक्टर के रोल को कैसे घटाएंगे? तो उसके लिए डिसोल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे गवर्नमेंट्स के जितने भी शेयर्स थे, कितने भी सेक्टर्स थे, अगर उसमें 51% से ज्यादा प्राइवेट इंडिविजुअल्स का हो जाए, 51% से ज्यादा अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स का शेयर हो जाए, तो वो सेक्टर ऑटोमेटिकली प्राइवेटाइजेशन की ओर चली जाएगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट। और लास्ट है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट्स के शेयर्स जहां जहां भी थे, गवर्नमेंट अपना शेयर्स वहां बेचने लगी, गवर्नमेंट अपना शेयर्स हटाने लगी, डिसइन्वेस्टमेंट करने लगी, जिससे हमारा स्टेक ऑफ गवर्नमेंट हुआ और गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में चली गई। तो ये था हमारा प्राइवेटाइजेशन। और लास्ट जो देखने को मिला न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में वो था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आप कहीं भी किसी भी इकोनॉमी में जाकर के बिजनेस कर सकते हैं। यानी पहले 1991 न्यू इकोनॉमी के पहले किसी भी इकोनॉमी में जाकर के बिजनेस करना काफी रेस्ट्रिक्टेड था, लेकिन अब हम लोग किसी भी इकोनॉमी में बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी इकोनॉमी वाले हमारे इकोनॉमी में आके बिजनेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रीडम दे दिया गया।
क्या बोल रहा है, इट इंटीग्रेट्स द वेरियस इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, यानी सारे इकोनॉमी, वर्ल्ड के सारे इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर दिया। कोई भी इकोनॉमी किसी दूसरी इकोनॉमी में जाकर के इजिली बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, जो हमारे टैरिफ स्ट्रक्चर थे यानी टैक्सेशन स्ट्रक्चर थे उसको रैशनलाइज कर दिया गया, काफी हद तक उसको बिल्कुल इस तरह से फ्रेम किया गया कि बिजनेस पे टैक्सेस वगैरह का जो पॉलिसी था वो काफी हद तक बहुत इजी वे में उसको कर दिया गया, यानी कि पूरी तरह से जो टैक्सेस स्ट्रक्चर्स थे उसको रीमॉडलिंग कर दिया गया, फॉर्म्स कर दिया गया, रैशनलाइज कर दिया गया कि बिजनेस हम लोग इजी वे में कर सकें। नेक्स्ट है हमारा एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या है कि हम अपने इकोनॉमी से जो भी गुड्स दूसरे इकोनॉमी में भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे, उस पे काफी ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे। तो उस केस में आपके जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थे उनको एबोलाइज कर दिया गया, टैक्सेस हटा दिया गया। अब हम लोग बिना किसी टैक्स का यानी ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने इकोनॉमी से किसी दूसरे इकोनॉमी में। और नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी को भी काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया, यानी वैसी चीजें जो किसी दूसरे इकोनॉमी से हम लोग इंपोर्ट करके यहाँ पे सेल करते थे तो उस पे गवर्नमेंट काफी ज्यादा टैक्सेस लगाती थी, तो उस केस में उस टैक्सेस को भी क्या कर दिया गया, घटा दिया गया, क्योंकि हम लोग इजी वे में किसी दूसरे इकोनॉमी के गुड्स को भी आराम से बेच सके। अब इसका मतलब, इसका मकसद क्या था गवर्नमेंट का, कि अगर दूसरे इकोनॉमी वाले हमारे इकोनॉमी में आकर के इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, कोई नया टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे तो उससे हमारे इकोनॉमी को फायदा होगा, हमारे इकोनॉमी में नए नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इंपोर्ट ड्यूटी को गवर्नमेंट्स काफी घटा दी। तो ये था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और आफ्टर 1991 हमारे इकोनॉमी में बिजनेस करना काफी आसान हो गया। तो आई होप गाइस कि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपको समझ में आ गया। अब तक ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया तो इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी थे और कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी थे। अब यहाँ पे देखना है कि क्या क्या इफेक्ट हुआ हमारे इकोनॉमी में इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से। इफेक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, सबसे पहला इट इंक्रीजेस कंपटीशन। ये जब आया तो हमारे इकोनॉमी में कंपटीशन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ गया, क्योंकि दूसरे इकोनॉमी वाले बड़े बड़े कंपनी हमारे इकोनॉमी में आकर के बिजनेस करने लगे, और वो कंपनी कुछ जब हमारे इकोनॉमी में, हमारे इंडिया में आए तो वो कुछ नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। अब जब वो नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए तो यहाँ के कस्टमर्स को, जो कि शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स हुआ करता था, प्रोडक्ट्स का काफी शॉर्टेज हुआ करता था, वो अब इजी वे में फुलफिल होने लगा। कस्टमर्स को नए नए प्रोडक्ट्स मिलने लगे तो कस्टमर्स का नए नए प्रोडक्ट्स का डिमांड भी होने लगा, यानी कस्टमर्स का डिमांड भी बढ़ गया। तो जैसी कस्टमर्स का डिमांड बढ़ा, यहाँ पे लोगों के बीच में कंपटीशन भी काफी तेजी से बढ़ गया, क्योंकि पहले यहाँ पे गुड्स का शॉर्टेज हुआ करता था, बट अब गुड्स का शॉर्टेज नहीं है, कस्टमर्स को इजी वे में गुड्स मिल जा रहे हैं, तो सप्लायर के बीच में कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ गया। तो इट इंक्रीजेस कंपटीशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर। अभी हमने बताया कि जब कस्टमर्स को नई नई चीजें मिलने लगी, उनको हर एक चीज सस्ते में मिलने लगी और काफी अच्छी क्वालिटी के मिलने लगी, तो उन्होंने अपना डिमांड बढ़ा दिया। अब जब कस्टमर्स का डिमांड बढ़ गया तो इस केस में जितने भी बिजनेस थे, उन बिजनेस को मार्केट को एनालिसिस करना पड़ा, जो रिसोर्सेज थे उनको गैदर करना पड़ा काफी तेजी से, क्योंकि अगर वो गैदर नहीं कर पाएंगे तो कस्टमर्स के डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे, उनका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, वो मार्केट में काफी पीछे रह जाएंगे। तो ये फाइनली कस्टमर्स के डिमांड को बढ़ा दिया। उसके बाद रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब जब हमारा एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा तो हम लोग अपने एनवायरनमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एनवायरनमेंट्स को चेंज नहीं करेगा, जैसे जितने भी बाहर की कंपनियां थी वो कंपनियां वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के साथ आ रही थी। तो अगर हम लोग अपने बिजनेस के टेक्नोलॉजी को या हम लोग अपने एनवायरनमेंट्स को चेंज नहीं करेंगे तो उन कंपनियों को कॉम्पीट कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब कि जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, हम लोगों के बिजनेस एनवायरनमेंट्स को भी चेंज करना पड़ा। उसके बाद नेसेसिटी फॉर चेंज। अब चेंज करना हमारे लिए नेसेसिटी हो गया। चेंज करना नेसेसिटी क्यों हो गया? क्योंकि जैसी कोई बाहर से कंपनी आई तो वो काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के साथ आई। अब मार्केट एनालिसिस को समझने के बाद अगर वो कंपनी बाहर से आई और हम लोग अगर सही समझेंगे, क्योंकि देखो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, डायनामिक एनवायरनमेंट है, आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो। तो अगर टाइम टू टाइम हम लोग मार्केट के अकॉर्डिंग, हम लोग अपने कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग, हम लोग अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करते हैं तो हम लोग काफी पीछे रह जाते हैं, मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे चेंज करना हमारे लिए नेसेसिटी बन गया, क्योंकि तभी हम लोग कॉम्पीट कर पाएंगे, तब हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे।
नेक्स्ट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करने का नीड्स हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में जो भी रिसर्च वर्क है, हमारे बिजनेस में जो भी प्रोडक्शन वर्क है, हमारे बिजनेस में जो भी एनालिसिस वर्क है, ये सब का सब किसके ऊपर डिपेंड होता है? ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। ये सारे काम कौन करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स करते हैं। तो अगर हमारे एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेंगे, एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारे काम हमारे रुक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स को भी काफी ज्यादा डेवलप करना पड़ा ताकि वो एक एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स बने और ये सारे काम अच्छे से कर सके और इजी वे में कर सकें। उसके बाद लास्ट है हमारा मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन देखो बेसिक सा पॉइंट है कि पहले जो हमारा मार्केट हुआ करता था वो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड हुआ करता था। प्रोड्यूसर ओरिएंटेड का मतलब कि प्रोड्यूसर जो बनाता था वो बिकता था, लेकिन आज के डेट में हमारा मार्केट प्रोड्यूसर ओरिएंटेड नहीं है, हमारा मार्केट कस्टमर ओरिएंटेड हो चुका है। यानी मार्केट किसके अकॉर्डिंग चलता है? कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। कस्टमर्स का जो डिमांड है अगर आप वो फुलफिल कर पा रहे हो तो ही आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे, अदरवाइज सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो ये मैं आपको आगे के चैप्टर में भी बताऊंगा कि आज के डेट में पहले जो हमारा था मार्केट में सेलर जो थे इज द किंग ऑफ मार्केट। सेलर को मार्केट का किंग माना जाता था, लेकिन आज के डेट में सेलर मार्केट के किंग नहीं है। द किंग ऑफ मार्केट इज कस्टमर। आज के डेट में जो कस्टमर है उनको मार्केट का किंग माना जाता है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद जब हमारा प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट हुआ करता था वो अब कस्टमर ओरिएंटेड हो गया। तो ये इफेक्ट आया हमारे इकोनॉमी पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का। आई होप कि ये सारा कुछ आपका क्लियर है। अब एक लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है चैप्टर में है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर समझ लिया जाए तो उसके क्या क्या फायदे हमारे बिजनेस को मिल सकते हैं। तो देखो सबसे पहला, it enable the firm to identify opportunity and getting the first mover advantage। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ जाते हो तो आप अपॉर्चुनिटीज को इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे और फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है कि किसी भी चीज को मार्केट में लेके पहली बार मार्केट में लेकर के आना, यानी कोई भी चीज को मार्केट में लेकर के आना, ये सबसे पहले पर्सन आप बन जाओगे। तो जैसे अब एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर के 10 साल पहले या 12 साल पहले हमारे मार्केट में, हमारे इंडिया में कोई ढंग का चैटिंग एप्लीकेशन नहीं था, तो व्हाट्सएप जो है वो इस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया और इंडिया में चैटिंग एप्लीकेशन लेकर के आने वाला या पूरे वर्ल्ड में चैटिंग एप्लीकेशन लेकर के आने वाला पहला पर्सन बन गया। तो गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा It helps the firm to identify threats and early warning signal। देखो आज के डेट में जो हमारा बिजनेस है वो काफी तेजी से चेंज हो रहा है। तो अगर आप चेंजिंग एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम एनालाइज नहीं करोगे तो आप मार्केट में बहुत पीछे रह जाओगे। अगर आप एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ लेते हो, तो वहां पे आपको कुछ थ्रेट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि फ्यूचर में जो आने वाला डेंजर्स है जिसके कारण हमारा बिजनेस काफी डाउनफॉल में जा सकता है, उन सारे थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लोगे एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, और आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा जिससे आपके बिजनेस में डेंजर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है टैपिंग और असेंबलिंग रिसोर्सेज में। देखो टैपिंग और असेंबलिंग रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी कंट्री जो डेवलपिंग थी बट अब डेवलप है, तो उन्होंने क्या रिसोर्सेज यूज करा, किस तरीके से रिसोर्सेज यूज करा। अब अगर उसको देखते हुए हम लोग भी उसी तरीके से रिसोर्सेज यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग भी डेवलपिंग से डेवलप हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो काफी ज्यादा रिसोर्सेज का शॉर्टेज है। तो इस तरीके से रिसोर्सेज असेंबल करना, टैप करना है कि जो हमारा शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है उसमें भी हम रिसोर्सेज को मैक्सिमम गैदर कर पाए ताकि हमारे बिजनेस में रिसोर्सेज का शॉर्टेज ना हो। उसके बाद इट हेल्प्स टू एडजस्ट विद रैपिड चेंजेस। अभी हमने बताया कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आई है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजिंग आई, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंजिंग आ रहे हैं उन चेंजिंग के साथ एडजस्ट करने में कौन हमारा हेल्प करेगा? बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ लेते हो तो रैपिडली चेंजिंग जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंजिंग आ रहा है उस चेंजिंग के साथ इजी वे में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के बाद हम लोग ये समझ जाते हैं कि क्या क्या थ्रेट्स आने वाले हैं, फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं। तो फ्यूचर के प्लानिंग और फ्यूचर के पॉलिसी मेकिंग में भी कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा हेल्प करता है। इस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के बाद हम लोग इजी वे में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्यूचर्स में क्या क्या चेंजिंग आने वाले हैं। हम लोग जैसे जैसे चेंजिंग आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा अरेंजमेंट करेंगे।
अब जैसे फ्यूचर में अगर चेंजिंग आने वाला है तो इन्वेस्टमेंट में हम लोग उसी तरह का करेंगे, इस तरह का कोई नया मशीन लेकर के आएंगे कि फ्यूचर चेंजिंग एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से एडजस्ट कर ले। तो इट असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। और लास्ट है इट इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस। अब जब सारा काम इतने अच्छे से हो रहा है, हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव करेगा, बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छे से इम्प्रूव करेगा। तो आई होप गाइस कि ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हैं। अब अगर कुछ बुक में छोटा मोटा टॉपिक है तो बच जाता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको बता दूंगा। बाकी बुक से कुछ छोटे मोटे टॉपिक आप खुद से भी पढ़ने का कोशिश करो। और ये चैप्टर्स में कोई भी टॉपिक नहीं बता, भाई चैप्टर्स कंप्लीट हो गया तो आई होप कि आप इसका नोट्स अच्छे से बना रहे होगे और इसका प्रॉपर रिवीजन भी कर रहे होगे। तो मैं जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के साथ। तब तक आप ये चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को रिवाइज करते रहो और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहो। थैंक यू।